अगर कभी हमारे घर को सूरज ने खत्म कर दिया तो फिर हम कहां जाएंगे? हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी जैसी कोई और जगह नहीं है, लेकिन क्या हम किसी और पथरीले प्लैनेट को पृथ्वी जैसा बना सकते हैं? क्या हम इंसानों को एक नया घर दे सकते हैं? क्रिस मके को उनके दोस्त नासा का इंडियाना जोन्स कहते हैं, मगर ये साहब टोपी लगाकर कोड़ा लेकर नहीं चलते, बल्कि इनके पास होते हैं अपने काम के लिए प्रैक्टिकल गियर। ये चाहे एंटार्कटिका के पानी में हो या गोबी डेजर्ट की झुलसा देने वाली रेत में। मुझे फील्ड में जाकर जिंदगी के एक्सट्रीम्स देखना पसंद है। उससे मुझे पता लगता है कि उन जगहों पर रहने पर क्या होता है। ये एक तरह की डिटेक्टिव प्रॉब्लम है। क्या कोई जीव इस एनवायरनमेंट में रह सकता है? वो कैसे बच पाएगा? वो यहाँ क्या करता है? क्रिस अब एक नए एडवेंचर पर जा रहे हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि हम एक बिल्कुल एलियन एनवायरनमेंट के एक्सट्रीम्स में कैसे जिंदा बच सकते हैं। अपनी इस खोज के लिए ये कैलिफोर्निया के अपने घर से दूर एक एक्सोटिक ग्रीन हाउस में जा रहे हैं। कोई भी जीव वहीं रह सकता है जहां पौधे हों। पौधे किसी भी बायोस्फीयर का आधार है। उनसे जो ऑक्सीजन निकलती है उससे ही हम सांस लेते हैं, वही हमें खाने की चीजें देते हैं। मगर एक दुनिया को पौधों के लिए सूटेबल कैसे बना सकते हैं? वैसे ही जैसे ये स्ट्रक्चर पौधों के लिए सूटेबल है, ये एक ग्रीन हाउस है। हम किसी और दुनिया के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस डालकर वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। क्रिस मानते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आज हमारे क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए खतरा बना हुआ है, वही हमारे लिए उस वक्त एक नया घर बनाएगा जब हमें पृथ्वी से जाना पड़ेगा। यहाँ एक जार के अंदर दो दुनिया कैद है। आप इन छोटे से रिप्रेजेंटेशंस को एक पूरा प्लैनेट मान लीजिए। रेत, पानी, एटमॉस्फेयर। एक असली प्लैनेट की तरह यहां भी सूरज चमक रहा है। मेरे पास ये कार्बोनेट टैबलेट्स हैं। अगर मैं इनके दो टुकड़े करके इस बोतल में डाल दूं, तो इनमें से एक सिस्टम में दूसरे के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। हालांकि दोनों को बराबर गर्मी मिल रही है, मगर 30 मिनट बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाली बोतल सिर्फ हवा वाली बोतल के मुकाबले 7 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाएगी। वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस सूरज से मिलने वाली गर्मी को जज्ब कर लेती है। क्रिस मानते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का सही कॉम्बिनेशन हो तो वो हमारे पड़ोसी प्लैनेट पर जमी बर्फ को पिघला देगी। मार्स वो प्लैनेट है जो पृथ्वी के जलकर राख होने के बाद भी बचा रहेगा। मार्स काफी ठंडी और सूखी जगह है। आंकड़ों में देखें तो वहाँ -62 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ 6 मिलीबार्स का है, जबकि पृथ्वी पर वो 1000 मिलीबार्स का है। उसकी ग्रेविटी पृथ्वी का 1/3 है और वो सूरज से पृथ्वी के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा दूर है। इन सब की वजह से वो बिल्कुल ठंडी सूखी जगह है, मगर हम उसे गर्म और नर्म बना सकते हैं। क्रिस का अंदाजा है कि मार्स को इंसुलेट करने के लिए करीब 40 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेस लगेंगी, मगर इतनी गैस को पृथ्वी से ट्रांसपोर्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। मगर 2008 में नासा के फीनिक्स लैंडर ने जब मार्स की मिट्टी की खुदाई करके उसे एनालाइज किया, तब पता लगा कि वो गैसेस कहां से आ सकती हैं। मार्स पर हम उसकी मिट्टी और वहां के एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट से सुपर ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर सकते हैं, जैसे कि परफ्लोरोकार्बन्स। ये कार्बन मॉलिक्यूल्स फ्लोरीन से जुड़े होते हैं। हम वहां लिटरली छोटी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं और वहां की चट्टानों से फ्लोरीन और एटमॉस्फेयर से कार्बन निकाल सकते हैं। उनसे परफ्लोरोकार्बन्स बनाकर उन्हें एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। क्रिस चाहते हैं कि मार्स के टेराफॉर्म के लिए वहां मोबाइल फैक्ट्रीज की एक खेप भेजी जाए जो एक एसयूवी जितनी बड़ी होगी और वो मार्स के सरफेस पर घूम घूम कर मिट्टी खाएंगी और ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करेंगी। उससे पूरे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्रिस मानते हैं कि ऐसा करने पर करीब 100 साल बाद इंसान भी मार्स पर जा सकेंगे। वहां बारिश होगी, पानी बहेगा और पेड़ पौधे भी उगेंगे। मार्स पर बसने वाले पहले पायनियर्स को ऑक्सीजन मास्क्स की मदद से सांस लेनी होगी, मगर कुछ समय बाद मार्स के पेड़ पौधों से वहां के पूरे एटमॉस्फेयर में सांस लेने लायक हवा बनने लगेगी।
पेड़ पौधों से सांस लेने लायक ऑक्सीजन बनने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन जब ऐसा होने लगेगा तब हम वहाँ भी उसी तरह घूम पाएंगे जैसे कि आज पृथ्वी पर घूम रहे हैं। शायद ज्यादा बेहतर तरीके से भी, क्योंकि ग्रेविटी कम होने की वजह से हम ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकेंगे। मगर मार्स पर जाने की बात तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब सूरज पृथ्वी को जला डालेगा उसके पहले वो 200 करोड़ साल तक अपनी हीलियम जलाएगा और फ्यूल खत्म होने पर वो एक छोटा सा डिम व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा। फिर क्या होगा? उस ठंडी अंधेरी जगह पर सिविलाइजेशन को पावर कहां से मिलेगा? कैलिफोर्निया की एक ग्राउंड ब्रेकिंग लेबोरेटरी के पास इस सवाल का भी जवाब है। वो अब पृथ्वी पर ही एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने की तैयारी में है। इंसानों के दिन अब गिने चुने हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एनर्जी की और हमें सबसे ज्यादा एनर्जी सूरज से मिलती है। जब सूरज ही नहीं रहेगा तब हमारे वंशजों को पार के लिए एक नया सोर्स चाहिए होगा। एड मोजेस कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में एक फिजिसिस्ट, इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव है। इन्हें और इनके ग्रुप को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की ओर से $200 करोड़ दिए गए थे ताकि ये नेशनल इग्निशन फैसिलिटी या निफ बना सके।